नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $100 के आसपास ये फिर से मंडराने लगा है और बाजार को अब सप्लाई साइड कंसर्न्स की ज्यादा चिंताएं हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नेचुरल गैस में, जहां पर एक अच्छी खासी तेजी हमने पिछले एक हफ्ते में यहां पर बनते हुए देखी है। इन्वेंट्री जो यूएस में है वो अभी भी एस्टिमेट से कम है। पिछले 5 साल का अगर एवरेज देखें तो इन्वेंट्रीज 12% कम है। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने रशिया से आते हुए देखी हैं, चिंताएं जो यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम 1 की कैपेसिटी को लेकर भी हैं, उनका फायदा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। गेहूं की अगर बात करें तो यहां पर जोरदार गिरावट लगातार जारी है। रूस यूक्रेन की डील से क्या बने की बात बताएंगे आपको, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे नरेंद्र तनेजा जी कच्चे तेल पर बात करने के लिए। गेहूं पर बात करेंगे हम रोलर फ्लावर्स मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट संजय पुरी जी से। लेकिन शुरुआत यहां पर आज हम कच्चे तेल के साथ ही करेंगे, क्योंकि तेजी यहां पर पिछले हफ्ते में बनती हुई नजर आई, लेकिन आज उन स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली भी है। लगातार चौथे दिन आज यहां पर कच्चा तेल हल्के से दबाव में है। बाजार यहां पर रशिया की तरफ पूरे तरीके से देख रहा है कि किस तरह की स्टेटमेंट्स वहां पर निकल के आएंगी। लेकिन नरेंद्र जी, उससे भी बड़ा इवेंट शायद इस हफ्ते की यूएस फेड की मीटिंग होगा, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार मैक्रो जो फंडामेंटल्स हैं वो यहां पर ज्यादा तेज रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा मनीषा जी, वो रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां जो रियलिटी है, जो सच्चाई है तेल की, खासतौर से जो तेल की कीमत है उसको लेकर के, उसको बियॉन्ड ए पॉइंट कोई नकार नहीं सकता। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, राष्ट्रपति स्वयं चल के सऊदी अरब गए, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत बड़ा उसका नतीजा निकला हो ऐसा नजर नहीं आता है। या ओपेक ने कोई वादा कर लिया हो या सऊदी अरब ने कि वो उत्पादन उस हिसाब से ऊपर या नीचे करेंगे जिससे कीमतों में नरमी आ जाए। मेरा ये देखना है कि इस समय जो है डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल के हिसाब से देखते हैं तो सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट्स बनी हुई है, क्योंकि अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा कि जो रूस का तेल बाजार से धीरे धीरे गायब होगा उसकी आपूर्ति कहाँ से होगी। ईरान को लेकर के अमेरिका का रवैया वही है पहले जो था। सऊदी अरब का रवैया ये कि बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा देंगे, अभी कोई नरमी उन्होंने दिखाई नहीं है। अगर इसके अलावा बाकी तेल फिर आ कहाँ से सकता है? इराक कितना स्विंग प्रोडक्शन कर पाएगा, या आबू धाबी कितना स्विंग प्रोडक्शन कर पाएगा? करते भी हैं बहुत ज्यादा, तो 4 लाख बैरल कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कर पाएंगे ऐसा नजर नहीं आता। और दूसरी बात ये कि वो क्यों करें, जब कीमतें ऊपर होती है उससे उनको फायदा होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर ये एक कंसर्न है, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, रूस, यूक्रेन तो एक बहाना है, लेकिन वो अपनी अपनी राजनीति जो है उस पर लगे हुए हैं। और ये है कि वो रूस के खिलाफ अमेरिका का जो एजेंडा बिल्कुल अब फर्क हो चुका है, यूक्रेन तो एक एक्सक्यूज बन चुका है। इसको लेके तेल जगत में जो है काफी एंग्जाइटी है, और आपने देखा है कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप इमीडिएट फ्यूचर देखते हैं तो तेल की कीमतें जो है वो $95 से लेके $115 के आसपास एवरेज इसी में झूलेंगी। कभी नीचे आ जाएंगी तो लोग खुश हो जाएंगे, कभी 115 हो जाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसी में झूलेंगी। और क्योंकि अभी डिमांड सप्लाई फंडामेंटल, जियोपॉलिटिकल फैक्टर, यूक्रेन की सिचुएशन और अमेरिका और रूस दोनों का एक जो है बहुत हठी जो है इनका राजनीति, इसको देखते हुए कोई मुझे ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता। आज जो कीमत है उसमें भारी यूक्रेन प्रीमियम भी बरकरार है, एंग्जाइटी प्रीमियम बरकरार है। जब तक वो प्रीमियम नहीं हटता, जो लगभग आज भी कम से कम $20 है, तो वो $20 से $22 है, अगर वो नहीं हटता तो यही आपको हालात देखें। इमीडिएट फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है 95 और 115 बड़ा बैंड है, इसी में झूमेंगी। ओके नरेंद्र जी, एक और चीज, अगर हम दोनों क्रूड वैरायटीज देखें तो अब ऐसा लगने लगा है कि दोनों अपने अपने फंडामेंटल्स को भी देख रहे हैं, क्योंकि यूएस का क्रूड 93 पे है, ब्रेंट यहाँ पर 102 103 के आसपास है। तो ये $10 का जो गैप हमने यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखा है पिछले एक हफ्ते में, वो भी अब थोड़ा गहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसके गहरा इसलिए रहा है कि वहां पे जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, और अमेरिका में जैसा आप जानती हैं कि सारा तेल का उत्पादन प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर या सरकारी क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं है। रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, यहाँ तो सारा सरकारी क्षेत्र में है। सऊदी अरब सारा सरकारी है, आबू धाबी सारा सरकारी है। तो प्राइवेट सेक्टर और जहाँ जिससे काफी हद तक जो अमेरिका का बाजार चलता है उनका नजरिया और जो पब्लिक सेक्टर नजरिए में बहुत फर्क होता है, खासतौर से तेल को लेकर। दुनिया की ज्यादातर जो तेल उत्पादन है सरकारी कंपनियां करती हैं, प्राइवेट बहुत कम करती हैं। तो इसलिए अमेरिका का जो नजरिया है, जो वहाँ की कीमतों में आपको WTI वगैरह में दिखता है, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है कैसे वहाँ का बाजार और प्राइवेट सेक्टर उस नजरिए को देखता है। और बाइडेन साहब की ये कोशिश कि तेल का उत्पादन बढ़ाएं जिससे कीमतें नीचे जाएं, वैसी नीतियां उनके लेकर के आना, उसी तरीके का इंसेंटिव देने की कोशिश करना, तो उस सबको वो रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ग्लोबली आप देख रहे हैं उसकी रिएक्शन क्या है, क्योंकि ब्रेंट जो है उसका फुटप्रिंट जो है वो WTI से बढ़ा है, खासतौर से पश्चिम के देशों के बाहर।
तेनेजा जी, नेचुरल गैस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने वापस प्राइसेस स्काई रॉकेट होते हुए देखे हैं। एक तरफ जो व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री चल रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, दूसरी तरफ हीट वेव, ये दो फैक्टर्स है जो फिलहाल इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब सवाल यही है कि ये यूरोपियन की जो सिचुएशन है वो फर्दर प्राइसेस को और कितना ऊपर लेकर जा सकती है, क्योंकि एक साथ ये मोमेंटम हमने पिछले 2 हफ्तों में आते हुए देखा है। देखिए, अच्छा सवाल है। पहली बात तो हमें यह ध्यान देना होगा कि तेल की तरह जो गैस है उसकी ग्लोबल बेंचमार्किंग नहीं है। तेल को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। अगर आपको कोई और साधन नहीं मिलता तो आप कोका कोला की बोतल में भी तेल को ले जा सकते हैं, पर गैस को नहीं ले जा सकते। गैस को ले जाने के लिए या तो आपको पाइपलाइन चाहिए या एलएनजी के समुद्री जहाज चाहिए, इस तरह का कुछ चाहिए होता है। नतीजा ये है कि जो गैस की मार्केट है उसको रूस देख रहा है कि पश्चिम यूरोप के देश जो जिन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं रूस के खिलाफ गैस पे, वो किस हद तक जाएंगे। अब जाड़े का समय शुरू हो रहा है, दिक्कतें आपने देखा कि हिसाब से वहां गर्मी पड़ रही है, उसी हिसाब से सर्दी पड़ेगी। अब रूस उसको देखेगा कि उनकी क्या जरूरत है, उनकी अर्थव्यवस्था पे कितना इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, और उसके हिसाब से जो अपनी गैस नीति है उसको तय करेगा। और रूस की गैस नीति क्या होती है, आपने नॉर्ड स्ट्रीम 1 में देखा, फुल कैपेसिटी से अभी इन्होंने नहीं किया है। अगर उनको लगेगा कि उनकी रणनीति राजनीति के लिए गैस को बंद करना ज्यादा ठीक है, वो ऐसा ही करेगा। वो उन्होंने गैस को वेपनाइज कर दिया है, और पश्चिम के देशों ने जो है गैस पर प्रतिबंध लगा करके रूस की उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब ये देखना होगा कि इसका, और गैस के लिए एलएनजी टर्मिनल एक टाइम जर्मनी कहाँ से बनाएगा, तो फ्लोटिंग टर्मिनल लेके आए हैं, क्या उससे जरूरत पूरी हो जाएगी। और जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था गैस पे चलती है, बड़े बड़े कारखाने हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, BMW हो, आउडी हैं, सब कुछ आप देखिए, अगर गैस हटा दें तो उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि गैस पर भारी राजनीति होने वाली है इस जाड़े में, और उसमें जो है जिस हिसाब से पश्चिम ने तो वेपनाइज कर ही दिया है, रूस भी गैस को वेपनाइज करना है, तो गैस के बहाने एक बड़ी लड़ाई होने वाली है इस जाड़े में। वो कीमतों को कहाँ लेके जाएगी, ऊपर या नीचे, मुझे जब उसके बारे में सोचता हूँ मुझे काफी चिंता होती है। मुझे लगता है गैस की कीमत जो है वो बेकाबू भी हो सकती है जाड़े में, और सप्लाई की कंसर्न तो होगी। और जगह जहां गर्म पानी से लेकर के घर को गर्म करने से लेकर सब जगह गैस का प्रयोग होता है पश्चिम में, आपको पता ही है, पश्चिम यूरोप में वो सारी दिक्कतें वहां आने वाली है। वहां रैशनिंग भी होने वाली है गैस की, और गैस कट्स भी होने वाले हैं, और रूस उसको पॉलिटिकली यूज करेगा अगर पश्चिम अपनी जो रणनीति है रूस को लेकर के उसमें कोई चेंज नहीं लाता। तो गैस इस बड़ी खबर होने वाली है इस जाड़े में, और कीमतों पर भी इसका उसी हिसाब से असर पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो कच्चा तेल तो एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा कि 95 to 115 की रेंज में है, लेकिन गैस में यहाँ पर बड़ी कंसर्न्स हैं, जहाँ पर प्राइसेस अभी भी 5 हफ्ते के हाईज पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते $7 पर MMBTU पे प्राइसेस थे, अब यहाँ पर 8.5 पे हैं। तो क्लियरली वो जो चार्ट है हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है। तनेजा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए। जतिन, आपको क्या लगता है, भारतीय बाजारों में अगर कोई यहाँ पर कारोबार कर रहा है तो कच्चे तेल और गैस में किस तरह के प्राइसेस दिख सकते हैं इस हफ्ते में? मनीषा, जिस तरह से ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड, ब्रॉड ट्रेंड अभी भी वीकनेस का जो है वो कंटिन्यू रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर। 7700 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर, तब तक ये कमोडिटी जो है मेरे लिए अभी भी बेरिश है, कंटिन्यू रहना चाहिए। जो सेल ऑफ है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखें, ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा मेरा। जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया हुआ है लोअर लेवल्स पे, लेवल्स जो है वो फिर भी होल्ड करते हुए देखने मिल रहे हैं। तो बाउंस बैक जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बाउंस आ रहा है उस पर सेलिंग जो है वो तुरंत हावी हो जाती है। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है अभी भी जो है ये ट्रेंड जो है पिछले 2-3 हफ्ते जो स्ट्रांगली नेगेटिव का चल रहा है वो और कंटिन्यू रहेगा। फंडामेंटल सारे ही डिस्कस कर चुके हैं हम कि किस रीजन से ये वीकनेस जो है वो कंटिन्यूड है। तो मुझे लग रहा है लोअर लेवल्स के अराउंड अबाउट 7300 7200 के लेवल्स जो है वो जरूर टेस्ट करने के लिए जा सकता है। WTI को हम फॉलो करते हैं एमसीएक्स पर, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है WTI जो है करीब करीब 90 के आसपास के लेवल्स जो है वो टेस्ट करने जा सकता है। और सेम एमसीएक्स पर अगर रिफ्लेक्शन देखे तो 7200 से लेकर 7150 के लेवल्स इस हफ्ते देखने मिल सकते हैं। ये क्रूड ऑयल के ऊपर भी हो गया। नेचुरल गैस जैसे बुलिशनेस का जो ट्रेंड है, दोनों ही एनर्जीज के ट्रेंड जो है वो विपरीत है। जैसे क्रूड ऑयल के अंदर पिछले 2-3 हफ्ते से वीकनेस का है, नेचुरल गैस के अंदर हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं, क्योंकि सप्लाई की जो है वो चिंताएं बनी हुई हैं और आगे भी जो है वो चिंता बनी रह सकती है। सो बाय ऑन टिप्स का मार्केट है ये, और ब्रेकआउट पे ट्रेड भी दोनों ही रेकमेंड करूंगा मैं, अगर जो भी लेवल्स पहले मिलते हैं। बाय दैट आई मीन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो अभी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आपको 665 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने मिल जाता है, तो नेचुरल गैस के अंदर बाय जो है वो रणनीति अपनानी है 665 के ऊपर। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 655 का करना है, और हायर साइड में मुझे लग रहा है 680 से 685 2 से 3 दिनों के अंदर ये ट्रेड देखने मिल जाएगा। और पहले अगर लोअर साइड लेवल्स आते हैं तो 640 से लेकर 650 के रेंज में बाय करके चल सकते हैं।
लोअर साइड में उसका स्टॉप लॉस बनेगा 630 का, और हायर साइड में 675 से लेकर 680 जो टारगेट है वो मेंटेन है। ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बात की है, जो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है अभी फिलहाल ट्रेडर्स के लिए ये लेवल्स रहेंगे। दोनों ही सूरत में बाय ऑन डिप्स या ब्रेकआउट जो भी पहले मिलता है उसमें बाय करने की सलाह रहेगी मेरी। जी ठीक है, चलिए तो ये तो स्ट्रैटेजी हुई क्रूड और नेचुरल गैस पर, प्राइसेस का आउटलुक भी मिला और फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए। अब फटाफट से व्यू ले लेते हैं बेस मेटल्स पर। रवि, पिछले हफ्ते तो बेस मेटल्स में तेजी के साथ ट्रेड हो रहा था, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से ही थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। एल्यूमिनियम 1% नीचे है, बाकी बेस मेटल्स भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्या व्यू और क्या स्ट्रैटेजी आज के लिए? जरूर से बेस मेटल में प्रेशर अभी मॉर्निंग में देखने को मिला है, क्योंकि पूरे सप्ताह लास्ट वीक में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग था। उसके बाद ये मीटिंग बेसिकली मार्केट का जो फोकस है वो चाइना की मीटिंग पे है। कल एंड परसों 2 दिन चाइना में एक बड़ी रियल एस्टेट के ऊपर पैकेज के लिए एक बड़ी मीटिंग है। अगर रियल एस्टेट के ऊपर कुछ पैकेज रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आए तो 1 से 2 दिन में ये शॉर्ट कवरिंग और जारी रह सकता है। हालांकि ये लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जब तक फेड का आउटकम नहीं आता तब तक थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में कंसोलिडेशन सा माहौल रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सिलेक्टिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सप्ताह में डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी भी है, तो 4-5 दिन ये भी मोमेंटम रहेगा। तो उस बेसिस पॉइंट से मुझे लग रहा है कि वहां पे लीड में बाय कर कॉल लेना चाहिए। 175 के करीब लीड में बाय करें, वहां पे डिलीवरी के भी इश्यू एंड कॉन्टांगो बैकवर्डेशन में ट्रेड चल रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त में अच्छे शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। 175 पे बाय करें, 172 स्टॉप लॉस एंड 180 का टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखना चाहिए। वहीं जिंक में भी मेरा मानना है कि ये डिप जो है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 269 के करीब लीड के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को जिंक के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है। 267 का स्टॉप लॉस एंड 275 का टारगेट। तो ये बे बेस मेटल है, मुझे लग रहा है 26-27 को जो चाइना की मीटिंग है उसके पहले फोकस में पॉजिटिव साइड रह सकते हैं। वहीं जो एलएम इन्वेंट्री अगर इसका कंबाइन करे तो कॉपर में मुझे वीकनेस और दिख रही, यहाँ पे रिलीफ के साइन कम दिख रहे हैं। 633 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट सेल करे, 625 का टारगेट एंड 638 का स्टॉप लॉस। तो कॉपर में बेच के वहीं जिंक एंड लीड में मुझे लग रहा है कि बाय करके ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये तो स्ट्रैटेजी आपको मिली है बेस मेटल्स पर। फटाफट से सोने चांदी पर भी एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। जतिन, क्या स्ट्रैटेजी है गोल्ड सिल्वर पर? दीपाली जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जो कमोडिटीज है दोनों एक फिलहाल रेंज के अंदर है। स्पेशली गोल्ड के प्राइस हम देख लें तो रिबाउंड जो है वो अच्छी खासी देखने मिली है। फ्राइडे के दिन हमने इवनिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है प्राइसेस के अंदर, और फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन के अंदर एक अच्छी खासी रिबाउंड देखी है गोल्ड के अंदर। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट जो है वो मुझे लग रहा है ये आ सकता है। कहने का मतलब कि नीचे के लेवल्स जो है वो यहाँ से पहले टेस्ट करने जाएगा। अराउंड अबाउट 50,200 से लेके 50,000 के लेवल्स जो है ये टेस्ट कर सकता है इस हफ्ते में। जिस तरह से प्राइस एक्शन जो है वो रेंज बाउंड कारोबार है गोल्ड के अंदर फिलहाल एमसीएक्स पर, स्पेशली क्योंकि रुपए के अंदर जो गिरावट है और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अभी थोड़ा सा लोअर लेवल्स जो है वो टेस्ट करने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर थोड़े पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव दोनों ही ट्रिगर्स हैं। तो ये रेंज बाउंड मार्केट जो है वो अभी भी कंटिन्यू लग रहा है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि गोल्ड का मार्केट 50,000 के लेवल्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल्स जो है वो, और हायर साइड पे 51,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है गोल्ड का। तो मैं अभी भी मान के ये चल रहा हूँ कि गोल्ड का मार्केट जो है वो ये रेंज के अंदर ही प्ले करते हुए देखने मिलेगा। ट्रेडर्स के लिए एडवाइस ये है कि 50,250 आसपास जब प्राइसेस मिलते हैं तभी बाय कीजिए। जब लोअर रेंज के आसपास मिलता है वहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो वो भी फेवरेबल बन जाएगी, और 50,000 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। हायर साइड में 50,650, 50,700 के टारगेट्स के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर रखे गोल्ड के अंदर। और हायर लेवल्स पे सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं 51,000 के आसपास मिलता है तब सेल साइड की रणनीति अपनानी है। जब तक 51,000 के आसपास लेवल्स नहीं मिलते तब तक सेलिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लोअर लेवल से बाइंग की रुझान रखनी चाहिए गोल्ड के अंदर, ये मेरा मानना है। सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, गोल्ड के पीछे पीछे ये ट्रेड जो है वो होल्ड कर लेता है लेवल्स, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी का कारोबार जो है वो थोड़ा कम देखने मिल रहा है सिल्वर के अंदर। तो लेवल्स जब नीचे में टेस्ट करने आता है वहां पर बाइंग का रुझान बनता है सिल्वर के अंदर भी। 54,000 के आसपास या 54,250 के आसपास के लेवल्स जब टेस्ट करने आएगा तब मुझे लग रहा है वहां पर बाइंग जो है वो देखने मिलेगी। तो फिलहाल मुझे लग रहा है 55,000 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, सिल्वर के अंदर सेल साइड की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, चलिए ये तो स्ट्रैटेजी हुई सोने चांदी पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, उस ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से गेहूं पर बातचीत करेंगे संजय पुरी से एक ब्रेक के बाद।
बात अब यहाँ पर गेहूं की करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव यहां पर 5 महीने के हाईज पर बनते हुए नजर आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जो ग्रेन्स के एक्सपोर्ट को लेकर डील हुई है, इससे माना जा रहा है कि जो अवेलेबिलिटी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो थोड़ी सी ईज आउट होते हुए नजर आएगी। हमारे साथ रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट संजय पुरी जुड़े हैं। संजय जी नमस्कार। पहले भी ये बात हुई थी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो काफी कमजोर है, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा था। काफी बातचीत उसके बारे में हुई, लेकिन अब जो यूक्रेन में माना जा रहा है कि करीब करीब 20 मिलियन टन की फूड ग्रेन्स हैं जो अब बाजार में आना शुरू होंगी, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस पे इम्पैक्ट? गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। द मेन क्वेश्चन इज, जो कि सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के साथ ना तो हम एक्सपोर्ट करते थे बड़ा और ना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अभी इस वक्त 40% के करीब इस वक्त टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी है वीट की, अगर कोई इंपोर्ट करना चाहे तो। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना कि आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर 40% इंपोर्ट ड्यूटी होगी, और इंटरनेशनल प्राइसेस अभी भी बहुत ऊंची हैं। मगर पिछले तकरीबन 2-3 दिन से ये तो एक ट्रेंड चल रहा है कि वीट की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भी नीचे आ रही हैं। तो क्या वो इस रेट पे आ जाएंगी जहां पे हमारे पोर्ट सिटीज हैं, जैसे साउथ के एरियाज हैं जहां पे मैदे की काफी रिक्वायरमेंट होती है, और सीजन में जहाँ पे वीट जो सी पंजाब वगैरह हरियाणा से जाती है और सारे साल वहां से जाती है, नॉन वीट ग्रोइंग एरिया, तमिलनाडु, केरला, ऑल दी स्टेट्स, इनको काफी बेनिफिट रहता है अगर इंपोर्ट यहाँ से अवेलेबिलिटी हो जाए। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे। जब आपने एक्सपोर्ट बैन किया है और साथ में आपने इंपोर्ट भी बैन किया है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। अगर 40% आप ड्यूटी लगा रहे हैं तो एक तरीके से आपने बैन ही किया है, तो एक्सपोर्ट भी बैन हो गया, इंपोर्ट भी बैन हो गया, तो ये कोई बात नहीं थी। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ हफ्तों में शायद गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगी, नील कर देगी, और शायद वायबिलिटी बन जाए जैसे जैसे प्राइसेस नीचे आती हैं। अब प्राइसेस नीचे आती हैं और उनकी वायबिलिटी बनती है, उसके बारे में एक बात और सोचने की है जो बड़ी एक रेलेवेंट है। जैसे एनर्जी को वेपनाइज किया है रशिया ने, तो ये जो एस्पेक्ट है कि जी हम फूड ग्रेन को, ट्रेड को अलाउ करेंगे, ये भी एक स्टोरी तकरीबन इसमें ये सोचना चाहिए कि जिस दिन आपने एग्री किया दूसरे दिन आपने ओडेसा के पोर्ट पे बॉम्बिंग कर दी, तो वो अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जी सब कुछ ठीक हो गया। अगर आपने इतने दिन से वेपनाइज ही करके रखा था फूड ग्रेन ट्रेड, तो ये आगे भी एकदम खोल देंगे जब तक इनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये भी एक सोचने की बात है। तो ग्लोबलाइजेशन ने एक चीज तो प्रूव कर दी कि हम सब लोग आपस में बहुत अच्छे से इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी वॉर, इवन यूक्रेन रशिया जो कि एक तरीके से लोकलाइज्ड वॉर है, उसका इतना सीरियस इम्पैक्ट हुआ है सारी ग्लोबल इकोनॉमी में, क्योंकि अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज ने काफी हद तक उसमें सैंक्शंस लगाए, तो रशिया ने रिवर्स सैंक्शंस लगाए। अब ब्लॉक्स बन रहे हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन, यूएस। तो इसके लिए हर चीज का एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट है। तो ये जरूर है कि अगर रशिया और अलाउ करेगा यूक्रेन को एक्सपोर्ट करना, तो शायद कुछ असर होगा, और वो असर सेंटिमेंट में तो अभी दिख रहा है जी। हाँ जी। और बिल्कुल, तो अब ये इन डेवलपमेंट्स के मद्देनजर प्राइसेस पर तो नजरें रहेंगी ही, और जो डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कहा कि सरकार अब ड्यूटीज को लेकर जो रुख रख सकती है उसका भी असर होगा। लेकिन संक्षेप में रवि, समय की कमी है, आपका व्यू क्या रहेगा इस पूरी डेवलपमेंट पर, प्राइसेस पर? मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट है, क्योंकि रशिया की पॉलिसी एंड जो वॉर की पॉलिसी है वो काफी वॉलेटाइल होती है। जैसे ओडेसा में जहाँ से एक्सपोर्ट होना था वही स्टेट में अभी मींस के रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक भी किए। तो मुझे लग रहा है कि एक सेंटिमेंटल एंड जो फंडामेंटल इम्पैक्ट आना था वो प्राइसेस में आ रहा है। मुझे एमएसपी के नीचे प्राइसेस नहीं दिख रहे। 2100 का लेवल एक बॉटम लेवल मान सकते हैं। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से थोड़ा बहुत उछलने चाहिए, 2400 2500 तक के लेवल्स अपर साइड दिखने चाहिए। तो आई थिंक जो भी काफी टाइम से डेवलपमेंट चल रहा था और ये डील होनी थी, ये मार्केट को पता था और ये प्राइस का रिएक्शन वही था। तो मुझे यहाँ से और ज्यादा गिरावट नहीं लग रही। जो फिजिकल ट्रेडर्स है वो लोग ये इवेंट को कॉन्ट्राक्टेड ये लेवल से ले सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये व्यू हुआ गेहूं पर, गेहूं प्राइसेस पर। शुक्रिया रवि आपका और संजय जी आपका भी आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। समय की कमी के कारण ज्यादा बातचीत आपसे नहीं हो पाई, लेकिन एक सेंस हमारे व्यूअर्स को जरूर मिला जो स्टोरी गेहूं में चल रही है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।